बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। बट हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे और आज हम इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 4.6 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 4.6 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। बट आप 4.6 की स्टेटमेंट के अंदर हमें ये बताता है कि इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 kg इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड रीच द हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस हमारे पास 2 kg है और उसको जमीन से, ग्राउंड से अप ऊपर की तरफ फेंका जाता है। जब ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट कवर करेगा और वो कितनी हाइट कवर करेगा? 5 मीटर हाइट कवर करेगा एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ। मीन के सबसे पहले आपने उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, फिर जैसे वो अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचा उसके बाद वो वहां से नीचे डाउनवर्ड बैक फॉल करना शुरू कर दिया। अब होता है कि यहाँ पे निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, इस केस के अंदर हमने एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना है, कैलकुलेट, और हमने कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले वो कहते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेज एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका और जब वो अपवर्ड जा रहा था तो उस वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना वर्क डन करती है किस हाइट तक पहुंचने के लिए? 5 मीटर हाइट तक पहुंचने के लिए। तो हमने यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है ग्रेविटी की वजह से, किस वक्त? जब वो हमारी जो बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रही है। और सेकंड पार्ट में कहता है कि कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू द अर्थ। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 मीटर हाइट कवर करने के बाद डाउनवर्ड मूव करके आ रहा है तो उस वक्त ग्रेविटी की वजह से वर्क डन क्या होता है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने लिखा हुआ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन डाउनवर्ड। अब नेक्स्ट कहते हैं टोटल वर्क डन, और हमने टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी भी फाइंड करना है। मतलब जब बॉडी ऊपर गई फिर नीचे आई तो ग्रेविटी, मतलब ऊपर जाने में और नीचे आने में ग्रेविटी का जो टोटल वर्क डन हुआ है वो कितना होता है। एंड आल्सो मेंशन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमने मेंशन करना। आइए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसे। लेट्स, आपको मैंने यहाँ पे गिवन डाटा बता दिया, टू फाइंड भी बता दिया। हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी अपवर्ड। अब याद रखिएगा कि बेटा हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डी। और याद रखिएगा जब भी बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो वहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है वो होती है हमारे पास डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास? mg। एफ की जगह हम mg पुट करेंगे और थीटा क्या है? इस केस में आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर रहा हूं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है और यहाँ पे जो मैं बॉडी उसको किस तरफ मूव करवा रहा हूं? अपवर्ड। दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में ऑपोजिट है। अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में ऑपोजिट है तो वहां पे जो थीटा यूज होगा वो हमारे पास यूज होगा 180 डिग्री। जब भी दो चीजें आपस में एंटी पैरेलल हो तो वहां वो दोनों हमारे पास उन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। आइए हम ये सारी चीजें यहाँ पे फार्मूले में पुट करते हैं। डब्ल्यू अप इज इक्वल टू एफ, हमारे पास क्या था? mg, और डी वैसे का वैसे, और डी को हम यहाँ पे हाइट कहेंगे क्योंकि बॉडी जो अपवर्ड मूव कर रही है। जब आप बॉडी अपवर्ड मूव करे तो वहां पे जो डिस्टेंस होता है वो हाइट के बराबर होता है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? एच लिख दूंगा, और कॉस थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे 180 मेंशन कर देता हूँ। और याद रखिएगा जब हम कॉस 180 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर -1 आता है। एम हमारे पास कितना दिए गए? अगर एम हम देखें तो एम हमारे पास यहाँ पे 2 दिए गए और हमें 5 के वो एच कितना दिए गए? 5 दिए गए। और यहाँ पे मैं जी की वैल्यू लिख देता हूँ। जी बेटा हमारे जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे जो एम है वो हमारे पास क्या है? 2, जी क्या है? 9.8, एच हमें कितना दिए गए? एच हमें दिया गया जी 5, और मल्टीप्लाई में कॉस 180 कितना होता है बेटा? -1। अब बेटा 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो और 9.8 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 5 से, और जो भी आंसर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -980 जॉल। अब ये जो हमारे पास वर्क डन आया है ये वर्क डन हमारे पास अगेंस्ट ग्रेविटी आया है। जब भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड तो उस वक्त जो वर्क डन आएगा ग्रेविटी की वजह से वो नेगेटिव आएगा। आइए हम यही वर्क डन हम फाइंड करते हैं डाउनवर्ड। जब बॉडी हमारे डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उस वक्त ग्रेविटी की तरह
वर्क डन करती है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बॉडी है फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड लग रही है और ये बॉडी है वो भी किस तरफ आ रही है, डाउनवर्ड। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं वर्क डन का फार्मूला लिखूं तो ये बनेगा एफ डी कॉस थीटा। और यहाँ पे मैंने बताया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जब भी हम देखते हैं तो वहां पे फोर्स क्या पुट करते हैं, एमजी पुट करते हैं, और डी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एच होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एम जी एच कॉस 0 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, 0 डिग्री। और आपको पता है बेटा कि यहाँ पे एम जो है, एम की वैल्यू हमारे पास 2 है, जी की वैल्यू 9.8 है और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 और cos 0 क्या होता है बेटा, वो होता है +1। आपने 2 को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है पहले 9.8 से, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और फिर बाद में 1 से। जब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 980 जॉल। लेकिन इस दफा जो हमारे पास वर्क डन जो डाउनवर्ड आया है वो हमारे पास पॉजिटिव आया है। अब हमारे पास पार्ट ए भी हो गया, पार्ट बी भी हो गया, अब हमने कहा पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर हमने वर्क डन फाइंड करना है, टोटल वर्क डन। पर टोटल वर्क डन जो होगा वो हमारे वर्क डन अपवर्ड और वर्क डन डाउनवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्क डन अप की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूंगा जो कि हमारे पास क्या है, -980 प्लस, और वर्क डन हमारे पास जो डाउनवर्ड है वो हमारे पास क्या है, +980। प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट। तो आंसर हमारे पास क्या बचा, वो आंसर हमारे पास बचा 0। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। अब यहाँ पे लास्ट बात इसकी याद रखनी है, उसने कहा था कि टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद आपने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बतानी। आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, इज कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। सो वर्क विल बी 0, वर्क डन विल बी 0। वर्क डन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमारे पास 0 होता है। 7, आइए हम 4.7 को सॉल्व करते हैं। पहले 4.7 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, एक इलेक्ट्रिकल मोटर है जिसकी जो पावर है वो 1 हॉर्स पावर, यहाँ पर पावर लिखी 1 HP। और याद रखिएगा कि 1 HP जो है ये हमारे पास ऐसे यूनिट नहीं है। अगर इसके ऐसे यूनिट में देखा जाए तो 1 HP जो है वो हमारे पास 746 वाट के बराबर होता है। मैंने यहाँ पर लिखा पावर हमारे पास 1 HP है जिसकी वैल्यू होती है 746 वाट। और ये जो हमारा मोटर है इज यूज टू रन द वाटर पंप, ये हमारे पास वाटर पंप को चलाने के लिए यूज होती है। एंड वाटर पंप टेक्स 15 मिनट, वाटर पंप जो है वो हमारे 15 मिनट लेता है। मीन के टाइम हमें कितना बताएगा, 15 मिनट। और याद रखिए यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो मिनट्स में बताया गया। अगर आपने यहाँ पे जो, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है इसका जो ऐसे यूनिट है वो सेकंड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टाइम को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो 15 मल्टीप्लाई 60 करूंगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। जब मैं 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 900 सेकंड। अगर टू फिल द टैंक ऑफ 400 लीटर, और वो जो हमारे पास मोटर है वो हमारे पास 400 लीटर का जो पंप है उसको क्या करती है, फिल करती है। और आगे कहते हैं कि एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, और वो जो हमारे पास टैंक है वो 10 मीटर की हाइट के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने हाइट कितनी लिखी है, 10 मीटर। और वो जो हमारे पास जिस टैंक को उस वाटर पंप ने फिल करना है उसका जो वॉल्यूम है वो हमें कितना दिए गए, वो हमें दिए 400 लीटर। अब याद रखें कि हमारे पास जो 1 लीटर होता है वो बराबर होता है 1 kg के। इसका मतलब कि वो जो हमारे पास टैंक है उसका मैस कितना होगा, वो हमारे पास होगा 400 kg, क्योंकि हमारे पास जितना वॉल्यूम है उतना ही हमारे पास मैस होगा। वॉल्यूम कितना है, 4 लीटर, तो हमारे पास मैस भी कितना होगा, 400 kg होगा। सॉरी, ये 400 लीटर था तो ये 400 kg होगा। अब देखते हैं फाइंड हमने क्या करना है। कहते हैं कि एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल मोटर टू फिल द टैंक, कि हमारे पास वो जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो कितना हमारे पास वर्क डन करेगी उस टैंक को फिल करने के लिए।
एक तो हमने इनपुट वर्क डन फाइंड करना है, दूसरा हमने फाइंड करना है एक्चुअल आउटपुट वर्क डन, कि जब हमारा जो पानी है वो ऊपर चला जाएगा एक हाइट के ऊपर, तो वहां पे उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, मीन के जो आउटपुट होगी वो कितनी होगी, वो हमने फाइंड करना। तो आइए बेटा हम मालूम करते हैं। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले आपको पता है, तो यहां में लिखा हुआ वैसे एक्चुअल इनपुट हमने फाइंड करनी है और दूसरे हमने आउटपुट फाइंड करनी है। तो इनपुट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा हमें पता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो पीछे क्या रह जाएगा? W इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ये जो हमारा वर्क होगा, इस वर्क को मैं यहाँ पे इनपुट वर्क डन कह देता हूँ। और पावर हमें यहाँ पे कितनी बताएगी? पावर हमें बताएगी 746, तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं? 746। और टाइम में कितना बताएगा? 900, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा? 900 सेकेंड। जब आप इस तरह करें, आप कैलकुलेटर के ऊपर 746 को 900 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 671,400 जॉल आएगा। ये मेरे पास जॉल के अंदर आंसर है। अगर मैं चाहता हूं कि इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसी वैल्यू को डिवाइड कर देता हूं 1000 के साथ। 761 इंटू 400 डिवाइड बाय 1000। जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बेटा जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 671.4 किलो जॉल। तो याद रखिएगा कि जो मैंने 700 पे डिवाइड किया, तो मैंने सिर्फ किलो जॉल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया। तो ये बेटा आपके पास ये जो पहला इनपुट वर्क डन है वो आपके पास निकल आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है? हमने निकालना वर्क आउटपुट। याद रखिएगा हमारे पास जो मोटर पंप है उसने वाटर को पंप किया नीचे से और एक हाइट के ऊपर जाके टैंक के अंदर फिल कर दिए। वो जो हमारे टैंक के अंदर पानी फिल किया है वो हमारा आउटपुट है। याद आपको पता भी होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज हमारे पास एक हाइट के ऊपर पड़ी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने जो वर्क डन फाइंड करना है वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो वर्क आउटपुट है वो हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। यहाँ पे एम हमारे पास क्या है? यहाँ पे एम हमारे पास अगर देखा जाए एम 400 और जी कितना होता है? 9.8। और बेटा हाइट हमें कितनी बताई गई है? हाइट हमें जो बताई गई है वो हमें बताई गई है जी 10 मीटर। यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ। आपने 400 को पहले मल्टीप्लाई करना है 9.8 से। जो भी आंसर आएगा आपने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 39,200 जॉल। अगर मैं इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3.92 किलो जॉल। तो ये बेटा आपके पास आउटपुट वर्क डन आ गया। न्यूमेरिकल नंबर है 4.8। A passenger just arrived at airport and dragging his suitcase to luggage check is in at desk। एक हमारा पैसेंजर है वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा है और वो अपने जो सूट केसेस को ड्रैग करता है, मतलब खींचता हुआ लेके आता है कहाँ पे? जहाँ पे लगेज सामान चेक हो रहा है उस डेस्क के ऊपर। एंड ही पुल्स द स्टेप के रस्सी को, अपनी रस्सी को खींचता है विद द फोर्स। किस फोर्स के साथ खींच रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 200 न्यूटन। जिस फोर्स से वो उस लगेज को, उस सूटकेस को खींच रहा है उसकी बेटा वैल्यू हमें बताएगी 200 न्यूटन एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और वो जो हमारे पास जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हमारे पास जमीन के साथ जो एंगल बना रही है फ्लोर के साथ वो बना रही है 45 डिग्री, मीन के थीटा बता रही है 45 डिग्री बना रही है। और आगे कहते हैं टू द फ्लोर एंड डिस्प्लेस इट 50 मीटर टू डेस्क। और वो जो हमारे पास सूटकेस है वो जो डिस्प्लेस होता है वो हमारे कितना डिस्प्लेस होता है? यहाँ पे उसने बताया कि 50 मीटर तक वो क्या कहता है? वो डिस्प्लेस होता है। डिस्टेंस बता रहा है यहाँ पे। अगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय, कि वो जो हमारा आदमी है वो सूटकेस को खींचने के लिए कितना वर्क डन करता है। तो बड़ा हमने क्या फाइंड करा? वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू FD cos थीटा। और हमने क्या करते हैं? हम यहाँ पे F की जगह पे F की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 200 है। D की वैल्यू में कितनी दी गई? 50 और मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। और यहाँ पे
थीटा कितनी मेरे पास वैल्यू 50 डिग्री। आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर निकालें और कैलकुलेटर निकाल के cos 45 पुट करें। जब cos 45 पुट करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर निकलेगा उस आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ और उसके बाद किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने 200 के साथ। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 707 11 जॉल। अगर आप बेटा इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 70.7 किलो जॉल। तो ये बेटा आपके पास वर्क डन बन जाएगा जो कि हमने आंसर निकालना था। न्यूमेरिकल नंबर 4.9 देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 4.9 में हमें क्या बताता है। A 1200 किलोग्राम कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसका मैस हमारे पास 1200 किलोग्राम है जो कि हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। और याद रखिएगा कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं या न्यूमेरिकल करते हैं तो हम स्पीड लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिए गए तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू को मल्टीप्लाई करना 1000 से और नीचे मेरे पास पर आवर है तो पर आवर 1 घंटा है तो घंटे को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा 3600 से। 20 ये 20 इन 20 के साथ कैंसिल आउट। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। जो भी आंसर आएगा मीन के 400 आएगा उसको डिवाइड कर देना 36 के साथ। जब ये डिवाइड होगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 11.11 मीटर पर सेकंड। अब आपने जो कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करनी है वो आपने पुट करनी है 11.11 मीटर पर सेकंड वी की वैल्यू। नेक्स्ट कहते हैं कि हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सेलरेट एट द 2 मीटर पर सेकंड। कि उस कार को 2 मीटर पर सेकंड की 2 मीटर पर सेकंड के साथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट करने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे पावर फाइंड करना है। एक्सप्रेशन में ये दी गई है और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पावर का फार्मूला यूज होगा P इज इक्वल टू एफ डॉट। गिवन डाटा में क्या एफ दिए गए, बिल्कुल भी नहीं दिए गए। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एफ फाइंड करेंगे। हमें पता है कि एफ का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, एम की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें दी गई 1200 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू 2। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन बनेगी 2400 न्यूटन। ये हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या काम करना है, हमने इसी वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में पुट करना है। पावर का फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो एफ हमारे पास क्या आ रहा है 2400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ रही है 11.11 मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेटर निकालें और कैलकुलेटर में 2400 मल्टीप्लाई बाय 11.11 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 26664। ये हमारे पास आ गया वॉट में। अगर हम इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दे 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 26.6 किलो वॉट। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया पावर का। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 4.10 करते हैं। तो 4.10 के अंदर हमें बताता है कि 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड अप टू द 10 मीटर। एक एप्पल है जिसका जो मैस है वो 200 ग्राम है, उसको नीचे से लिफ्ट अप करके ऊपर उठाया जाता है और कहाँ की साइड तक उठाया जाता है हमारे पास 10 मीटर तक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मैस ऑफ एप्पल दिए गए जो कि 200 ग्राम है और याद रखिएगा कि हमारे पास जो मैस है वो हमेशा किलोग्राम में हम लेते हैं कैलकुलेशन। तो इस मैस को 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कैसे करेंगे 1000 से। और जब 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.2 किलोग्राम। और यहाँ पे हमें हाइट कितनी दी गई, यहाँ पे हमें जो हाइट दी गई है वो हमें दी गई है 10 मीटर। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे बेटा मैं पुट करूंगा 10 मीटर पुट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं, मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। मीन कि आपने 10 मीटर की हाइट से आपने क्या किया, आप उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिए। जैसे वो नीचे आ रहा है, नीचे आते आते वो हमारे पास ग्राउंड के साथ हिट करेगा, मतलब किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा वो आपने कैलकुलेट करना। आगे कहते हैं एज्यूम दैट 75% ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग
पता है क्या, आपने जो उसे लिफ्ट करने में वर्क डन किया उसका जो 75% है इस ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा कि जब आप एक बॉडी को लिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन करते हैं वो हमारे पास स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो 75% है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, जब आप उसको, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मूव करके आ रहा होगा। आइए हम सबसे पहले फाइंड क्या करें, हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है P.E वो होती है mgh। और आपको पता है m का फार्मूला क्या होता है, m का सॉरी m की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, वो दी गई 0.2 ग्राम, और g कितना होता है 9.8, और हाइट हमें कितनी दी गई 10। अब कैलकुलेटर निकालें, 0.2 को मल्टीप्लाई किससे करें 9.8 के साथ, और 9.8 को किससे मल्टीप्लाई करें, आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो आपके पास आंसर बनेगा 19.6 जॉल। क्या बनेगा 19.6 जॉल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और उसने कहा है कि हमारे पास जब एप्पल फॉल करेगा तो उस वक्त हमारे पास जो वर्क डन होगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ होगा उसका जो 70% है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जब हमारे पास 75% काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी बनती है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो 75% है। किस चीज का 75% है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो मैं लिख देता हूँ कि 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 75% अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है तो यहाँ पे 75 को पहले डिवाइड करूंगा 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है 19.6। आप क्या करें, आप कैलकुलेटर निकालें और कैलकुलेटर में 75 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 19.6 के साथ, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको आप किससे डिवाइड करेंगे 100 के साथ। जब मैं 100 के साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 14.7 जॉल। क्या आंसर आता है 14.7 जॉल। तो ये बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिस काइनेटिक एनर्जी से उस बॉडी ने या उस एप्पल ने डाउनवर्ड फॉल करना है। और एज वी नो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का बड़ा फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। अब मैंने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे मैं v का फार्मूला बनाऊंगा। वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2ke डिवाइड बाय m इंटू v का स्क्वायर। ये v का स्क्वायर है तो मुझे क्या चाहिए, अकेला भी चाहिए, तो दोनों साइड में मैं क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। इस साइड में भी स्क्वायर रूट लूंगा और इस साइड में भी स्क्वायर रूट लूंगा। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट। पीछे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा बच्चे वो सिंपल बन जाएगा 2 अंडर रूट 2ke डिवाइड बाय m इज इक्वल टू v। अब ना यहाँ पे आपने के की जगह के की वैल्यू पुट करनी है, जो क्या आते हैं 14.7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 14.7 डिवाइड बाय 2 m की वैल्यू हमें कितनी थी कि यहाँ पे देखो 0.2, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा 0.2, तो यहाँ पे पुट करता हूँ 0.2। आपने बेटा क्या करना, आपने पहले मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई 14.7 डिवाइड बाय 0.2, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 147। बेटा आप कैलकुलेटर निकाले, कैलकुलेटर में अंडर रूट 147 जरा निकाले क्या है। जब आप अंडर रूट 147 निकालेंगे वो आंसर निकलेगा 12.1 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा जो हमारे पास, जब आप किसी भी नहीं, जब आप एप्पल को फॉल करोगे इस एप्पल को, तो एप्पल हमारे पास जमीन के साथ जाकर हिट करेगा, तो जिस वेलोसिटी के साथ वो हिट करेगा वो हमारे पास है 12.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 4 के सारे न्यूमेरिकल थे। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स में किसी भी जगह पे कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आई हो तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप वो कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर या मेरे जो मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाए अगर बहुत अच्छे लगे और समझ आ गए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और एक अच्छा सा नीचे कमेंट भी करें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।